भिखारी बना के रखा हुआ है सैनिकों को कि बस मांगते रहो, ये सरकार आई उससे मांगते रहो, वो सरकार आई उससे मांगते रहो, फिर ओआरओपी मांगते रहो, एमएसपी मांगते रहो। मांगते मांगते सैनिक भगवान के पास पहुंच जाता है, लेकिन सरकार है कि उनकी मांग को पूरा नहीं करती। आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल और रक्षा मंत्रालय के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही है। रक्षा मंत्रालय ये चाहता है कि एएफटी उनके अधीन काम करे, जैसा रक्षा मंत्रालय कहे वैसे ही फैसले एएफटी दे। लेकिन एएफटी चंडीगढ़ के जस्टिस धर्मचंद चौधरी ने ईमानदारी दिखाते हुए असली जिसका हक था उसी के पक्ष में फैसला दिया। मामला जुड़ा हुआ है डिसेबिलिटी पेंशन से। जस्टिस चौधरी साहब ने एएफटी चंडीगढ़ में रहते हुए कई ऐसे फैसले सुनाए जिनके ऊपर रक्षा मंत्रालय को आपत्ति हुई और उन फैसलों को लागू नहीं किया। इसके बाद जस्टिस चौधरी साहब को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकालना पड़ा और साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई इनिशिएट करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए एएफटी प्रिंसिपल बेंच के अध्यक्ष द्वारा एक स्थानांतरण आदेश निकलवाया और जस्टिस चौधरी साहब को एएफटी चंडीगढ़ से एएफटी कोलकाता ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ को कड़ी आपत्ति हुई। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया और एक याचिका लगाई ट्रांसफ़र को रोकने के लिए। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी बेंच ने सुनवाई करते हुए इस ट्रांसफ़र तुरंत स्टे लगा दिया और साथ ही रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने भी तुरंत जवाब दिया और सुनवाई के दौरान कहा कि एएफटी चंडीगढ़ में एक बड़ा रैकेट चल रहा है, यानी डिसेबिलिटी पेंशन पर जितने भी मामले जो पेटिशंस दर्ज की जाती है उनमें ले दे के जो फैसला है वो जेसीओ जवानों के हक में दिया जाता है। इसी को रैकेट का नाम दिया गया। इसके बाद एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने फिर से कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा असली रैकेट रक्षा मंत्रालय है जो कि एएफटी के फैसलों को लागू करके राजी नहीं है। एएफटी ने कई ऐसे फैसले दिए हुए हैं जो अभी तक लागू करने के लिए लंबित है और लागू ना करने की वजह से ही जस्टिस चौधरी साहब ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट के साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह कार्रवाई कराई कि उनका स्थानांतरण एएफटी कोलकाता करवा दिया। तो अगली सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने यह कहा कि एएफटी चंडीगढ़ में एक रैकेट चल रहा है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को सुनकर हतप्रभ रह गए और उन्होंने कहा कि यह न्यायसंगत है कि जो एएफटी प्रिंसिपल बेंच के अध्यक्ष ने जस्टिस चौधरी साहब का स्थानांतरण कोलकाता किया है उस पर जो स्टे लगा हुआ हटाया जाता है और साथ ही एएफटी की जो व्यवस्था है उसको रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसके ऊपर रक्षा मंत्रालय अपना जवाब पेश करे। तो वो तो अब जवाब आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने जो पलटवार किया है रक्षा मंत्रालय के ऊपर, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने अटॉर्नी जनरल की टिप्पणियों को बहुत ही परेशान करने वाला बताया और कहा कि उन्होंने इसे रैकेट कहकर न्यायिक निकायों और डिसेबिलिटी पेंशनर्स के पक्ष में पारित फैसलों पर आपेक्ष लगाया है। इससे पहले पिछले हफ्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुतियां देते हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने एसोसिएशन की याचिका को मिलीभगत करार दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि डिसेबिलिटी पेंशन मामलों में किसी तरीके का रैकेट एएफटी चंडीगढ़ में चल रहा है। न्यायमूर्ति चौधरी के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए एजी ने यह दलीलें दी थी। इसके बाद एसोसिएशन ने कहा कि एजी का बयान अपमानजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसमें कहा गया कि अस्वाभाविक टिप्पणियां इस पर आधारित थी जो उन्हें बताया गया था। इसमें आगे कहा गया कि असली रैकेट रक्षा मंत्रालय है जो कि निपटाए गए मामलों में भी विकलांग सैनिकों, विधवाओं और सीनियर सिटीजन जो वेटरन्स पेंशन भोगी है उनके खिलाफ नासमझ, अनावश्यक अपील, समीक्षा और अपील की अनुमति के आवेदन दायर कर रहा है। यानी किसी को फैसला मिल भी जाता है तो उसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार है, रक्षा मंत्रालय अपील कर देता है। आगे एसोसिएशन ने कहा कि एजी के बयान न केवल एएफटी की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है बल्कि इस देश के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान का भी अपमान है
और कहा कि इस तरह के प्रयासों का उद्देश्य एएफटी के अन्य सदस्यों की इच्छा शक्ति और संकल्प को कमजोर करना है। और इसी का नतीजा हमें 17 अक्टूबर 2023 को देखने को मिला कि एएफटी चंडीगढ़ ने एक फैसला दिया कि जो हाइपरटेंशन का कोई पेंशनर है और उसको बीपी के कारण लो मेडिकल कैटेगरी है, तो आज से पहले जितने भी फैसले आए हैं, चाहे किसी भी एएफटी से आए हों, यदि हाइपरटेंशन फील्ड में हुआ है चाहे पीस में हुआ है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं कि किसी को बीपी के कारण लो मेडिकल कैटेगरी है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाती है। लेकिन इस मामले में देखा गया कि एक सार्जेंट थे एयरफोर्स के, उनके केस को रिजेक्ट कर दिया एएफटी चंडीगढ़ ने। और ये रिजेक्शन किया है जस्टिस चौधरी साहब के ट्रांसफर के बाद, क्योंकि जो पीछे जज साहब हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि यदि हम भी सार्जेंट के पक्ष में फैसला देते हैं तो हमारा भी ट्रांसफर और कहीं कर दिया जाएगा। तो उन्होंने इसमें बहाना क्या बनाया कि सार्जेंट जब पेंशन रिटायरमेंट आ रहे थे उस समय इनका बॉडी मास इंडेक्स यानी वजन है वो इनके अथराइज वेट 63 किलो से 47% ज़्यादा है, इसलिए इनकी जो बीपी है वो मोटापे के कारण हुई है और डिसेबिलिटी पेंशन केस को रिजेक्ट कर दिया। आगे एएफटी ने कहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन के सभी मामलों का फैसला और निपटारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किया गया है, फिर भी पेंशनर्स को व्यक्तिगत मामलों के साथ एएफटी के समक्ष मुकदमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस मामले में एक बार फैसला आ चुका है उसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन के नियमों में बदलाव कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको एएफटी में केस डालना पड़ता है। अभी जैसे ये हाइपरटेंशन का ही मामला है, एएफटी केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के आधार पर आदेश पारित कर रहा है। ऐसे कई आदेशों को उच्चतम न्यायालय तक चुनौती दी गई और विस्तृत निर्णयों का द्वारा बरकरार रखा गया। उस अर्थ में एजी का बयान विकलांगता लाभ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर उनकी खराब राय को दर्शाता है, ये बयान में एएफटी बार एसोसिएशन ने कहा है। आगे एसोसिएशन ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के पास निर्णयों को उच्च मंच के समक्ष चुनौती देने और निर्णयों के वित्तीय निहितार्थों के आधार पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने का उपाय है, क्योंकि यह सैनिकों के बलिदान को अपमानित करता है। यहीं तक नहीं रुके, फिर एएफटी बार एसोसिएशन ने कहा कि सैकड़ों सैनिक जिन्होंने सैन्य सेवा के तनाव और तनाव के कारण अपने अंग खो दिए हैं या गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों का सामना किया है, वे वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में विकलांगता लाभ की मांग कर रहे हैं और उनकी विधवाएं विकलांगता के कारण मृत्यु लाभ की भी मांग कर रही है। क्या वे रैकेटियर्स हैं? यानी जो फैमिली पेंशनर्स है, विधवाएं हैं, वीर नारियां हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं, क्या ये रैकेट में शामिल है कि किसी न्यायालय के अधीन जाके या सामने जाके वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए? तो क्या रैकेट हो गया? सैन्य जीवन की वास्तविकता जानने के लिए विद्वान एजी को एक आम सैनिक के जीवन में एक दिन अवश्य बिताना चाहिए, ये बात कही है एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने। आगे जस्टिस चौधरी साहब का बचाव करते हुए एसोसिएशन ने कहा कि जिन मामलों में उनके द्वारा कड़े आदेश पास किए जा रहे थे वे डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित थे ही नहीं। इसमें आगे कहा कि वे वर्ष 2017 में पारित आदेशों के आधार पर जो ऑनरी नायब सूबेदार पद के लिए सही पेंशन के लिए निष्पादन याचिकाओं के संबंध में थे, यानी ऑनरी नायब सूबेदार को फुल पेंशन मिलनी चाहिए नायब सूबेदार के बराबर। इसके बारे में 2017 में आदेश पारित हो चुके थे, जिनको कि रक्षा मंत्रालय लागू नहीं करना चाह रहा था। उससे संबंधित वो मामले थे जो जस्टिस चौधरी साहब पास कर रहे थे और उसी में उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की थी। आगे बयान में कहा कि न्यायमूर्ति चौधरी 2021 में एएफटी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अन्य डिसेबिलिटी मामलों के निपटान की उनकी दर अन्य न्यायिक सदस्यों की तुलना में बहुत ही कम थी। यानी कुल मिलाकर कहना है कि जस्टिस चौधरी साहब डिसेबिलिटी पेंशन के कम ही मामलों के ऊपर डील करते थे या आदेश सुनाते थे। फिर एएफटी चंडीगढ़ के बार एसोसिएशन ने कहा कि जो हमारे विद्वान लैंड एजी हैं उनका बयान ऐसे सभी न्यायिक सदस्यों, अतीत जो पुराने हैं और जो वर्तमान में है और जो फ्यूचर में एएफटी के साथ में जुड़ेंगे, उन सभी का अपमान है। एसोसिएशन ने मामले में वकीलों के संगठन की रुचि पर अटॉर्नी जनरल के अपेक्स के लिए भी सवाल उठाया और कहा कि वकीलों और बार ने ऐतिहासिक रूप से न्यायिक संस्थाओं और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक स्टैंड लिया है। फाइनली एएफटी एसोसिएशन चंडीगढ़ ने कहा कि वे ऐसे अपमानजनक बयानों से डरेगा या अभिभूत नहीं होगा। यानी एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ जो एजी का ऐसे बयान है उनसे कभी भी डरने वाला नहीं है, भले ही इस देश के सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी द्वारा दिए गए हों। तो यहाँ पे एएफटी बार एसोसिएशन ने अपना पूरा स्टैंड रखा और वो बिल्कुल ही अब सामना करने के लिए, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, कानून के सभी दांव पेंच खेलने के लिए तैयार है।
यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो एसोसिएशन ने कही है वो कही है कि जो एजी ने रैकेट की बात कही है उसके बारे में एसोसिएशन ने कहा है कि असली रैकेट रक्षा मंत्रालय चला रहा है। यहाँ पे फैमिली पेंशनर्स, विडो, वीर नारीज और साथ ही साथ जो डिसेबल सोल्जर्स है, जिन्होंने किसी ने हाथ गंवाया, किसी ने पैर गंवाया, किसी की आंखें नहीं है, किसी के दांत नहीं है, शरीर का अंग खो चुका है, वो दर दर भटक रहे हैं कि उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन दो। लेकिन आज उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी की जाती है कि वो रैकेट चला रहे हैं। काफ़ी शर्मनाक है। डिसेबिलिटी कोई सेना में भर्ती होते समय अपने साथ में लेके नहीं जाता है। सेना के ही कारण एक जवान डिसेबल होता है और डिसेबल होने के बाद में उसको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। नियमों में दिन ब दिन सख्ताई की जाती है। एंटाइटलमेंट रूल एंड गाइड टू मेडिकल अफसर को रिवाइज किया जाता है और उसमें जो एंटाइटलमेंट्स होते हैं उनको काट दिया जाता है ताकि और न्यायालयों के पीछे सैनिक घूमते रहें और इसी में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और एक दिन वो भगवान के पास चले जाएंगे मांगते मांगते। भिखारी बना के रखा हुआ है सैनिकों को कि बस मांगते रहो, ये सरकार आई उससे मांगते रहो, वो सरकार आई उससे मांगते रहो, फिर ओआरओपी मांगते रहो, एमएसपी मांगते रहो। मांगते मांगते सैनिक भगवान के पास पहुंच जाता है, लेकिन सरकार है कि उनकी मांग को पूरा नहीं करती। कब तक चलेगा यह खेल? अब तो जो एक्टिव सैनिक है उनको राजनीति में भी धकेलना शुरू कर दिया है। वो प्रचार करेंगे सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए कि सरकार ये योजना लेके आई, इसमें यह फायदा है, सरकार ये योजना लेके आई, इसमें यह फायदा है। और वो अपने ट्रेनिंग कब करेंगे, अपने इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कब करेंगे, लड़ाई के लिए प्रिपेयरनेस कब करेंगे, अपना ऑफेंसिव डिफेंसिव रोल कैसे तय करेंगे? क्या लड़ाई के समय फ्लैगशिप योजनाएं दिखा दी जाएगी दुश्मन को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये काम किए हैं, आप हमला मत करो और हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे? देश की आज़ादी से पहले और आज तक सेनाओं ने कभी ऐसा काम नहीं किया है जो कि इस मौजूदा सरकार में अब सैनिकों को करना पड़ेगा। देश भर में सैनिक सेल्फी पॉइंट लगाएंगे, वहाँ पे सैनिक खड़े रहेंगे, लोगों को कहेंगे आओ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में फ़ोटो खिंचवाओ। और ये जो फ़ोटो है वो इस योजना के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में है, जो सरकार आपको सिलेंडर 600 रुपये में दे रही है। ऐसी पता नहीं कितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिनके बारे में सैनिक है जो लोगों को बताएंगे। यहीं तक नहीं, ये तो ड्यूटी के दौरान काम हो गया। अब यदि सैनिक छुट्टी जाएंगे तो छुट्टी के दौरान भी वहाँ पे अपने बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप, बच्चों की पढ़ाई, बीबी का कुछ सपना हो पूरा करना, भाई बहनों की कोई महत्वाकांक्षा हो उसको पूरा करना, ये काम सैनिक नहीं करेंगे। वहाँ पे जाके सैनिक अपने समाज में समाज के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। और ऐसा यदि नहीं किया तो सैनिक यदि वापस यूनिट में आएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हर 3 महीने में अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट जो बना के आगे भेजनी है। जो शिमला ट्रेनिंग कमांड है वो फ्लैगशिप कमांड बन चुका है। वो ऐसी योजनाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ट्रेनिंग पैम्पलेट भी जारी कर रहा है कि लोगों को किस प्रकार है आपने समझाना है उनको। अब सेना एक तो अग्निपथ स्कीम के कारण और दूसरा मेन रोल से भटकने के कारण सेना का जो असली मोटो है वो खत्म होता जा रहा है। और एक दिन जब देश को ज़रूरत होगी तब सेना कहेगी हम फ्लैगशिप योजना के बारे में बता सकते हैं, हम टारगेट और उसके बारे में जीआर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि वो हमें सिखलाया नहीं जाता है। तो ऐसी चीज़ें सेना में घुस रही है और सेना और सैनिकों के ऊपर अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रही है, उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही बुरा होगा। ये हमारा किसी सेना या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऐसा कतई हमारा मकसद नहीं है कि हम उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ें नहीं करें तो अच्छा रहेगा। तो साथियों, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया क्योंकि हमने बात की डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, हमने बात की सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जो सुनवाई हुई उसके ऊपर, और हमने बात की कि एमओडी के अधीन एफटी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर अगली सुनवाई में चर्चा होगी। हमने बात की एजी ने एफटी बार एसोसिएशन को रैकेट के चलाने के बारे में कहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो एफटी बार एसोसिएशन ने उल्टा कहा कि रैकेट हम नहीं, रक्षा मंत्रालय चला रहा है। ये सब आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो पीछे जाएंगे वो पीछे जाएंगे डिसेबल सोल्जर्स, उनकी विधवाएँ और फैमिली पेंशनर्स। ये सब लोग 4-5 हज़ार रुपये के लिए लोग भटक रहे हैं और उनको सरकार देने के लिए राजी नहीं है, जबकि उन्होंने अपने देश के लिए
अपने शरीर का कतरा कतरा दान करने के लिए, डोनेट करने के लिए वो तैयार थे। किसी ने अंग खोया तो किसी ने शरीर का कुछ न कुछ नुकसान जरूर हुआ है। इन सब बातों को सरकार को ध्यान में रखते हुए एक तो जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हैं उनको आगे चैलेंज नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ अपील नहीं डालनी चाहिए, जैसा कि बीच में स्टैंड लिया था। लेकिन अब सरकार हर मामले को एफटी में ही रिजेक्ट करवा देती है, और यदि कोई एफटी से मामला क्लियर होता भी है तो उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट करवा देती है। यानी जवान को डिसेबिलिटी पेंशन ना मिले और जो 4,000 करोड़ रुपए हर साल डिसेबिलिटी पेंशन पर सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो सरकार के पास में बच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो, मैंने जो बात कही है वो आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.